हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में दोस्तों हमने रेलवे में पूछे गए फिजिक्स के कुल 1 से लेकर 26 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 27 से प्रश्न नंबर 65 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 से। यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा। दोस्तों यदि एक फ्यूज का मान 8 एम्पियर है तब क्या होगा। धारा 8 एम्पियर से अधिक होने पर फ्यूज क्या होगा, पिघल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, और साथ ही साथ इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित होती है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो कार्य सिद्धांत होता है वो फैराडे के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है। ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है किसको रूपांतरित करता है, धारा एवं वोल्टेज दोनों को जो है रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31 है। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहा जाता है, और यह फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है। विद्युत बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में भरने हेतु आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज जो है वो प्रत्येक बल्ब को बराबर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 है। किस धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों टंगस्टन धातु का उपयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है। डैश चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों चालक के बीच टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है, बैटरी करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। अगला प्रश्न है। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता जो है एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है। प्रश्न नंबर 38 है। कौन सी युक्ति चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है। तो दोस्तों सेल या बैटरी जो है यह चालक के विभवांतर को बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है। विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा जो है प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 है। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होती है। तो दोस्तों किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो धारा के स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों H बराबर I स्क्वायर RT होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति के बराबर होता है कार्य बटा समय होता है, P बराबर W/T होता है। इसका सूत्र एक और होता है दोस्तों, P बराबर होता है V गुणते I। V क्या है दोस्तों, विभवांतर है, I क्या है, धारा है। तो विभवांतर और धारा के गुणनफल को भी क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है। 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। प्रश्न नंबर 44 है। 1 किलोवाट घंटा में कुल कितने जूल होते हैं। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणते 10⁻6 जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जो धारा है इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका ये मतलब दोस्तों धारा का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। R दोस्तों देखिएगा यहाँ पे बटे में है, इसका मतलब 1/R यहाँ पे हो जाएगा। तो R क्या है, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है, तो धारा जो है प्रतिरोध की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अगला प्रश्न है। विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 47 है।
यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यदि जो है प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे सूत्र से हम स्पष्ट है कि सूत्र क्या है, I बराबर V/R होता है। जैसे जैसे दोस्तों हम प्रतिरोध यहाँ बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारा क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो धारा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा और दोस्तों प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 है, किसी चालक की प्रतिरोधकता डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत चालकता का मात्रक होता है 1/ओम मीटर। इसको दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है एग्जाम में, ओम के घाते -1 और मीटर पे घाते -1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है, ओम के नियम का सही सूत्र क्या होता है। ओम के नियम का सही सूत्र है दोस्तों V/IR होता है। V क्या है, इसमें विभवांतर है, I धारा है, R क्या है, इसमें प्रतिरोध है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो दोस्तों विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता जो होती है वो 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 53 है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है। तो दोस्तों प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 54 है दोस्तों, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 4 होते हैं। पहला क्या है, जो चालक का प्रतिरोध होता है दोस्तों वो चालक की लंबाई की क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा क्या है, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, प्रतिरोध जो है वो तापमान पर भी निर्भर करता है। चौथा है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 55 है, एक चालक का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध जो है किसके सीधे समानुपाती होता है, लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, R∝L। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, L लंबाई, R त्रिज्या और ρ प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों ये तो सूत्र है, तो तार का प्रतिरोध R निकालने के लिए सूत्र लगता है ρL/A लगता है। अब दोस्तों A यहाँ पे क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, πr² हो जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया रहता है सूत्र और कभी कभी ऑप्शन दोस्तों ये वाला सूत्र दिया रहता है। तो R बराबर क्या होता है, ρL/A, R बराबर होता है ρL/πr² होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन का सूत्र क्या होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 अनंत तक। यदि दोस्तों 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो केवल इतना सूत्र लगेगा। यदि दोस्तों 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो केवल इतना सूत्र लगेगा। अगर दोस्तों 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं तो 1/ यहाँ पे क्या लिख देंगे, R4 लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 अनंत तक होता है। इसका मतलब दोस्तों यदि प्रतिरोध 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इतना सूत्र लगाएंगे। यदि दोस्तों 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो केवल इतना सूत्र लगाएंगे। और यदि दोस्तों 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो यहाँ पर लिख देंगे R4 लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो दोस्तों जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो उच्च गलनांक वाला और प्रबल धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होती है। अगला प्रश्न है,
1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? 1 सेकंड में उपभुक्त विद्युत ऊर्जा शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक बताइए। तो दोस्तों सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड भी होता है, और दोस्तों 1 जूल प्रति सेकंड 1 वाट के बराबर भी होता है, और शक्ति का मात्रक अश्वशक्ति भी होता है और किलोवाट भी होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।